नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। एरियन ने माइकल की निगाहों का पीछा किया और उस विचित्र उल्लू को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसके कदम धीमे होते गए और वह उसके बगल में आकर रुक गई। उसकी आंखें उस प्राणी को हल्के से घूर रही थीं। यह परिचित है, उसने धीरे से कहा। मास्टर एल्रिक। हरे रंग का चोला पहने बूढ़ा व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा, अपने हाथों को पीठ के पीछे करीने से मुड़े हुए। जी हाँ, मेरी मालकिन। यह उल्लू कहाँ से आया? एरियन ने उत्सुकता भरे लहजे में पूछा। एल्रिक ने चिड़िया पर एक नजर डाली, फिर उसकी ओर देखा। इसे 2 हफ्ते पहले लाया गया था। एक सीमा गश्ती दल के कप्तान ने इसे दान में दिया था। उन्होंने बताया कि मिस्ट पाइन ग्लेड के पास एक झड़प के बाद यह उन्हें मिली थी। ये घायल थी लेकिन जल्दी ठीक हो गई। इससे पहले हमने सोचा था कि यह एक आम उल्लू है, लेकिन इसकी पुनर्जीवन क्षमता स्पष्ट रूप से किसी राक्षस जैसी थी। एरियन ने अपना सिर झुकाया। क्या इसमें कोई बदलाव आया? हमें ऐसा ही लगता है, एल्रिक ने पुष्टि की। शायद इसने कुछ खा लिया है। हम तब से इस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन इसने कोई आक्रामक प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। हालांकि ये बुद्धिमान है, अपने पास आने वाले हर किसी पर नजर रखता है। एरियन ने धीरे से गुनगुनाया। बेहद दिलचस्प। माइकल की निगाहें अचानक उस पर पड़ी। क्या मैं कर सकता हूँ? उसने हल्की सी मुस्कान दी। क्या तुम इसे वश में करने की कोशिश करना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये प्रतिक्रिया करता है। माइकल ने उल्लू को फिर से देखा। वह बड़ा नहीं था, शायद बाज से थोड़ा बड़ा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, न हाथ उठाया न कोई आवाज की। उल्लू की चांदी जैसी निगाहें पलके झपकाए तुरंत उस पर टिक गईं। एक पल के लिए माइकल को लगा कि उसकी आंखों में कुछ झिलमिला रहा है, जैसे शांत पानी में तारों का प्रतिबिंब। वह कुछ कदम दूर रुक गया और सन्नाटे को और गहरा होने दिया। फिर उल्लू हिल गया। वह उड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे झुक गया। उसका सिर एक अजीब अप्राकृतिक चाप में झुका हुआ था, मानो सीधे उसकी आत्मा में झांक रहा हो। 2 चीजें थीं जिन्होंने माइकल की दिलचस्पी उल्लू की ओर आकर्षित की, उसका उत्परिवर्तन और उसकी बनावट। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह उत्परिवर्तन के कारण हुआ था। सामग्रियों का उपयोग करके विकसित हुए अपने मरे हुए प्राणियों के अलावा यह पहली बार था जब माइकल ने म्यूटेटेड प्रत्यय वाले किसी अन्य प्राणी को देखा था। इसने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। लोग कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो। मुझे आश्चर्य है कि यह कितना सच है, माइकल ने उल्लू को घूरते हुए बुदबुदाया। कुछ ही क्षण बाद उसने टेलीपैथी को सक्रिय किया और अपने दिमाग को उस विकृत उल्लू से जोड़ लिया। एक पल के लिए संपर्क थम गया। फिर फुसफुसाहट की तरह एक आवाज माइकल के दिमाग में गूंज उठी, तीखी, जिज्ञासु और अजीब तरह से मासूम। ओह, ये क्या है? आवाज धीमी थी, लगभग लयबद्ध। 2 पैरों वाला, लेकिन बाकियों जैसा नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहुत ठंड है, डरावना। लेकिन ठीक है। मुझे इसके पास रहना क्यों अच्छा लगता है। माइकल चौंक कर पलकें झपकाईं। उल्लू की आंखें जुड़वा चंद्रमाओं की तरह चमक रही थीं, चौड़ी और बिना पलक झपकाए। पिछले कुछ दिनों में मैंने जितनी भी सुंदरियां देखी हैं, उनमें तुम सबसे सुंदर हो। आवाज फिर से चहकी और उसके बाद मन ही मन हल्की सी हंसी आई। और तुम्हारे पीछे वाली, ओह, वो भी बहुत सुंदर है। लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। माइकल की भौहें धीरे धीरे उठीं। उसने जितनी भी उम्मीद की थी, उनमें से किसी में भी बचकाने अंदाज में बेतरतीब बातें करने की बात नहीं थी। उसने लिन के जरिए बोलने की कोशिश की। क्या आप मुझे समझ सकते हैं? समझ गए? क्या समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। तुम कौन हो? माइकल ने अब उत्सुकता से पूछा। उल्लू ने पलकें झपकाईं। मैं ही हूँ, मूर्ख। मैं बस यही हूँ। पहले मैं कुछ और ही था, छोटा सा। फिर मैंने एक चमकदार चीज खा ली। उस चमकदार चीज ने मुझे बड़ा बना दिया। माइकल ने बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या आप इस जगह को छोड़ना चाहते हैं? उल्लू पीछे की ओर झुक गया और अपने बैंगनी किनारों वाले पंखों को ऐसे फुलाने लगा मानो वो सोच में डूबा हुआ हो। शायद हाँ, शायद नहीं। मुझे यहाँ की हवा अच्छी लगती है, लेकिन अगर तुम मुझे अच्छा खाना दोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बढ़िया खाना। माइकल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो प्राणी क्या कह रहा था, लेकिन उन्हें यह वाला काफी पसंद आया। उसके पीछे से एक धीमी, हंसी से भरी आवाज आई। क्या तुम्हें ये पसंद है? माइकल ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। एरियन उससे बस एक कदम पीछे खड़ी थी और उत्सुक निगाहों से उसे देख रही थी। उसने उल्लू की ओर देखा, जिसने अब अपना सिर दूसरी ओर झुका लिया था और धीरे धीरे पलकें झपका रहा था, मानो वो प्रश्न को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर रुकने के बाद माइकल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं करता हूँ। सच कहें तो माइकल को इस बात की खास परवाह नहीं थी कि वह किस तरह के राक्षस को वश में कर सकता है। उसने कभी भी आधे मन से पशु प्रशिक्षक बनने की योजना नहीं बनाई थी।
शिल्प में उनकी रुचि विशुद्ध रूप से जिज्ञासा से उपजी थी, जो उनकी प्रतिभा में निहित थी, महत्वाकांक्षा में नहीं। उसने कभी भी जीवित जानवरों की सेना बनाने की कल्पना नहीं की थी। वह बस इस क्षेत्र का अन्वेषण कर रहा था, इसकी कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश कर रहा था, ताकि अगर कभी उसे इसकी आवश्यकता पड़े तो वह अनभिज्ञ और असहाय न हो। अगर कोई उसे अभी बता दे कि उसकी आत्मा को किसी निर्जीव वस्तु से जोड़ने का कोई तरीका है, तो वह उसी रुचि के साथ उस तरीके को अपनाएगा जिस रुचि के साथ वह जानवरों को वश में करने में रुचि रखता है। आखिरकार कौन यह नहीं जानना चाहेगा कि एक शानदार छड़ी कैसी दिखती है। एरियन की निगाहें उल्लू पर कुछ देर तक टिकी रहीं, फिर वह एल्रिक की ओर मुड़ गई। इसे निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने पूछा। एल्रिक ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद सिर हिलाया। नहीं महाराज, थोड़ा असामान्य होने के अलावा ये बारे में सबसे खास प्राणी नहीं है, जब तक आपको ड्यूक की अनुमति मिल जाती है। हाँ, एरियन ने सहजता से कहा। तो फिर कोई समस्या नहीं है, एल्रिक ने जवाब दिया। दरअसल ड्यूक ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था कि आप और आपके मेहमान आने वाले हैं। आप बाहरी घेरे में मौजूद किसी भी जीव को ले जा सकते हैं। ये सुनकर माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। एरियन को आश्चर्य नहीं हुआ। एल्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसे ले जाने के लिए बस इसे पकड़ लो। माइकल ने पलकें झपकाई। इसे पकड़ूं? एल्रिक ने सिर हिलाया। हाँ, वह तो आश्चर्यजनक रूप से शांत है। वह बिना किसी परेशानी के ज्यादातर लोगों को उसे पकड़ने देता है। काटता नहीं है, खरोचता नहीं है, बस घूरता रहता है। बहुत देर तक एरियन ने आंखों में शरारती चमक लिए माइकल की ओर देखा। अच्छा, तो फिर कोशिश करके देखो। माइकल एक पल के लिए झिझका, फिर आगे बढ़ा और सावधानीपूर्वक उल्लू की ओर अपना हाथ बढ़ाया। वह जरा भी नहीं हिचका, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह और करीब आ गया हो। उसकी आंखों में अभी भी रहस्यमय जिज्ञासा की चमक थी। सुंदर हाथ, उसके मन में फिर से एक आवाज गूंजी। गर्म हाथ, स्पर्श। माइकल ने हाथ बढ़ाकर उल्लू के पंजों के नीचे धीरे से अपना हाथ रख दिया। आश्चर्यजनक सहजता से उल्लू उसके हाथ पर चढ़ गया, अपने आकार के हिसाब से हल्का। उसके पंजे संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूती से पकड़ रहे थे। अच्छा, माइकल ने धीरे से कहा और एरियन की ओर देखा। ये तो आसान था। एरियन ने अपनी उंगलियों से मुंह ढककर अपनी हंसी दबा ली। लगता है इसने तुम्हें पहले ही अपना बना लिया है। माइकल ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसके होंठ फड़क रहे थे। हालांकि माइकल को कम से कम इस बात की खुशी थी कि अब तक सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। अब असली मुद्दा सिर्फ ये था कि क्या वह स्वामी अधीनस्थ जादुई अनुष्ठान अनुबंध के माध्यम से उस जानवर को सफलतापूर्वक वश में कर सकता था। एरियन की निगाहें कुछ क्षणों के लिए उल्लू पर टिकी रहीं। उसकी निगाहों में आशा की एक झलक थी। चलो वापस बगीचे में चलते हैं, उसने अचानक माइकल की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें इसे तुरंत काबू में करने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी आवाज में उत्साह की एक ऐसी चिंगारी थी जो लगभग संक्रामक थी। माइकल से भी ज्यादा उत्साहित, कम से कम ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन भीतर ही भीतर माइकल के शांत चेहरे के पीछे एक उम्मीद छिपी हुई थी। उन्होंने आगे कहा, इंतजार क्यों करें? माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। बिल्कुल कोई कारण नहीं। बिना देर किए उन्होंने बूढ़े एल्रिक को धन्यवाद दिया और परिसर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गए। जैसे ही वे जागीर से होते हुए वापस लौटे, पहरेदार उनके पीछे पीछे चलने लगे। दोपहर की धूप बगीचों से छनकर आ रही थी, जिससे छटे हुए हेज और पत्थर के रास्तों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जल्द ही वे उस खुले मैदान के पास पहुंच गए जहां ज्वाला शेर अभी भी विश्राम कर रहा था। माइकल ने अपनी बाह पर शांति से बैठे उल्लू की ओर देखा। प्रकाश में उसके पंख हल्की हल्की झिलमिला रहे थे और उसकी चांदी जैसी आंखें आलस भरी रुचि से सामने के अंतरिक्ष का अवलोकन कर रही थीं। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा, माइकल ने धीमी आवाज में कहा। बगीचे में पहुंचते ही एरियन ने हल्के से ताली बजाई। थोड़ी देर पहले वाली मेज वापस ले आओ, उसने सहायकों को पुकारा। वे लोग बिना देरी किए हरकत में आए, तेजी से औजारों को बाहर निकाला और मेज को ठीक उसी जगह पर रख दिया जहां वह पहले थी। बिना इंतजार किए एरियन ने तुरंत उस वशीकरण घोल को दोबारा बनाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां कुशलता से चल रही थीं। माइकल एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप दिलचस्पी से देख रहा था। उसकी बाह पर बैठा उल्लू धीरे धीरे पलके झपका रहा था और अपना सिर घुमाते हुए उसे भी देख रहा था। जब समाधान अंतिम चरण में पहुंचा तभी एरियन ने माइकल को इशारा किया। माइकल बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। एरियन ने उसे एक पतली सी ब्लेड पकड़ा दी, बस थोड़ी सी। माइकल ने ब्लेड उठाया और एक झटके में अपनी हथेली के किनारे पर एक हल्का सा कट लगाया। तुरंत ही गहरा लाल और गर्म खून बहने लगा। उसने उसे बर्तन के बीचों बीच टपकने दिया, जहां से वह फुफकारता हुआ अनुष्ठानिक द्रव में मिल गया। बिना हिचकिचाए उसने एरियन द्वारा आगे बढ़ाई गई छोटी कांच की शीशी को स्वीकार कर लिया। हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी माइकल ने थोड़ी सी औषधि अपनी हथेली पर लगा ली। त्वचा तुरंत ठंडी होकर सिकुड़ गई। खून जमने के बाद माइकल ने कटोरे पर एक नजर डाली। फिर उसने पूछा, क्या मुझे ही इस अनुष्ठान की तैयारी नहीं करनी चाहिए? एरियन ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, जरूरी नहीं। पशु प्रशिक्षक की जरूरत सिर्फ दो मौकों पर पड़ती है, एक तो रक्त बलिदान के दौरान, जो तुमने अभी किया, और दूसरा आत्मा को बांधने के चरण के दौरान। माइकल सोच में डूबा हुआ लग रहा था। अंत में उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकल ने देखा कि एरियन थोड़ी देर बाद जादुई अनुष्ठान के घेरे बनाने के लिए अंदर चली गई। जब ये बनकर तैयार हुआ तो पूरी संरचना एक हल्की रोशनी से जगमगा उठी। एरियन खड़ी हुई और अपने हाथों को साफ किया। अनुष्ठानिक घेरे की हल्की रोशनी उसके पैरों के नीचे गूंज रही थी। इसे बीच में रखो, उसने उल्लू की ओर इशारा करते हुए कहा। माइकल आगे बढ़ा। उसकी बाह पर शांति से बैठा हुआ विकृत उल्लू किसी भी तरह का प्रतिरोध नहीं कर रहा था। चमकीला वृत्त। माइकल ने अपना हाथ नीचे किया, जिससे उल्लू धीरे से आकृति के केंद्र पर उतर आया।
जैसे ही वह बैठा, वृत्त के चारों ओर की रोशनी थोड़ी सी तेज हो गई, मानो उसने अपने लक्ष्य की उपस्थिति को पहचान लिया हो। अब एरियन ने पीछे हटते हुए कहा, इस घेरे से बाहर निकलो और अपना हाथ स्याही में डालो। माइकल ने निर्देशानुसार कार्य किया और घेरे की सीमा से बाहर निकलकर अपने स्वस्थ हाथ को पात्र में डुबोया। गाढ़ा तरल पदार्थ उसकी हथेली से चिपक गया, ठंडा और झंझनाहट भरा। अपनी ऊर्जा को इसमें समाहित करो, एरियन ने धीरे से कहा। अपनी आत्मा को स्याही में प्रवाहित करो। जैसे ही माइकल ने ऐसा किया, उसे महसूस हुआ उसके और उल्लू के बीच एक अदृश्य धागा कसता जा रहा था। शुरुआत में ये बहुत हल्का था, मानो उसकी आत्मा से बंधी किसी डोरी का दूर से खिंचाव हो रहा हो। एरियन की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। कैसा लग रहा है? माइकल ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। जुड़ा हुआ, उसने धीरे से कहा। एरियन ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति उस तक पहुंच रही है। इस अनुष्ठान का यही उद्देश्य है, यह आपकी इच्छा शक्ति को इस तरह से निर्देशित करने में मदद करता है जिससे प्राणी की आत्मा प्रभावित होती है। माइकल ने अपनी आंखें खोली और उसकी निगाहें उल्लू पर टिक गईं। तो मुझे बस इतना करना है कि इसके प्रतिरोध को कम करो, एरियन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। तुम ये दो तरीकों से कर सकते हो, अपनी आत्मा से इसकी आत्मा पर हावी हो जाओ या फिर जुड़ाव के माध्यम से इसे मना लो। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तो या तो उसे जबरदस्ती मनाना होगा या फिर उसे समझा बुझाकर अपने साथ शामिल करना होगा। असल में हाँ, एरियन ने हल्के स्वर में कहा। माइकल ने अपनी नजरें उल्लू पर वापस टिका दी, जिसकी चांदी जैसी आंखें उसकी ओर चमक रही थी। माइकल ने गहरी सांस ली और नीचे उल्लू की ओर देखा, जो अभी भी अनुष्ठान के केंद्र में शांति से बैठा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें चमकीला खाना चाहिए? उसने लिंक के माध्यम से पूछा, उसकी आवाज में चंचलता थी। उल्लू ने जिज्ञासावश अपना सिर फिर से झुकाया। चमकीला खाना, आवाज गूंजी। हाँ, मुझे चाहिए। माइकल मुस्कुराया। तो फिर शांत रहो, अच्छे बच्चे बनो, और यह चमकदार खाना तुम्हारा है। वह एक ऐसे प्राणी को रिश्वत देने से भी पीछे नहीं हटता था जिसकी बुद्धि बच्चों के स्तर की हो। उल्लू थोड़ा सा हिला, उसके पंजे थोड़े मुड़े, लेकिन वह घेरे से बाहर नहीं निकला। ये घेरा मुझे खुजली महसूस करा रहा है, आवाज ने धीमी होकर शिकायत की। जैसे मेरे पंखों में भिनभिनाहट हो रही हो। असुविधाजनक, माइकल ने पूछा। हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप चमकदार खाना देने का वादा करें। माइकल ने धीरे से कहा, मैं वादा करता हूँ। एक से ज्यादा, बहुत चमकदार, बहुत रसीले। अब तक उसे पता नहीं था कि वह चमकदार खाना क्या था। खैर, ये बात बाद में पता चलेगी। आखिर यह सिर्फ एक प्रयोग था, इसलिए झूठ बोलने में उसे कोई हिचक नहीं थी। वह बस कुछ बातों की पुष्टि करना चाहता था। मन की आवाज फिर से चहक उठी, विचार पानी की धारा की तरह उमड़ रहे थे। तुम मुझे समझते हो, सचमुच समझते हो। तुम पहले व्यक्ति हो। माइकल को महसूस हुआ कि उनके बीच का बंधन और कस रहा है। रिश्ता मजबूत हो रहा था। उसने फिर से प्रयास किया, इस बार शब्दों से नहीं, बल्कि इरादे से, सहयोग की एक शांत भावना, एक दूसरे की रक्षा करने और साथ मिलकर आगे बढ़ने की चाहत। ये प्रभुत्व का कोई जबरदस्त उभार नहीं था, बस सच्ची ईमानदारी थी। खैर, उनका मानना था कि यह ईमानदारी थी। ठीक है, आवाज धीमी अब और भी कोमल होकर बोली। ठीक है, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। जादुई घेरा स्पंदित हो रहा था। माइकल ने देखा कि प्रतीक चिन्ह पूरी तरह से प्रकाशित हो गए। यह अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया। अनुबंध पूर्ण हो गया था। हालांकि जैसे ही माइकल आराम करने ही वाला था, उसके सामने एक पैनल प्रकट हो गया। आपने वश में करने का कौशल सीख लिया है। वश में करना बुनियादी महारत, दक्षता 2%। इस स्तर पर यह कौशल उपयोगकर्ता को समान या कम शक्ति वाले प्राणियों के साथ आध्यात्मिक अनुबंध शुरू करने और बनाने की अनुमति देता है। पालतू प्राणी से कोई भी कौशल कॉपी करने की 20% संभावना। किसी विशिष्ट लक्षित कौशल की नकल करने की 2% संभावना यदि ज्ञात हो और जानबूझकर प्रयास किया गया हो। पालतू प्राणी को उपयोगकर्ता का कोई व्यक्तिगत कौशल सिखाने की 10% संभावना है। नकल किए गए या सिखाए गए सभी कौशल बुनियादी दक्षता स्तर से शुरू होंगे और 5 दिनों का आराम अंतराल होगा। बुनियादी दक्षता स्तर पर आप केवल 5 जीवों को ही वश में कर सकते हैं। पालतू प्राणियों की संख्या 1/5। कौशल के विवरण को पढ़कर माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप कौशल की नकल करने और सिखाने की क्षमता रखते हैं? उसका पहला विचार था, धिक्कार है, पशुपालकों को तो बढ़िया भोजन मिलता होगा। दूसरा विचार एक हाथी की एक जीवंत और बेतुकी छवि का था, जो भला चला रहा था, और यह किसी सन की पशु प्रशिक्षक की बदौलत था जिसने सोचा था कि इस तरह की चीजें सिखाना मजेदार होगा। और तीसरा विचार, क्या मैं इसका इस्तेमाल अपने अनडेड पर कर सकता हूँ? उसकी सांसें तेज हो गईं, उत्तेजना उसके अंदर उमड़ पड़ी, लेकिन उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। जहां तक कौशल की स्पष्ट सीमाओं का सवाल है, यानी वह कितने जीवों को वश में कर सकता था, माइकल को संदेह था कि ये उसके मुख्य मार्ग से बाहर एक वर्ग कोर कौशल प्राप्त करने के लिए दंड थे। फिर भी सीमाओं के बावजूद संभावनाएं अपार थीं। जैसे ही माइकल गहरी सोच में डूबने ही वाला था, एरियन की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। आपको कैसा लग रहा है? उसने पास आते हुए पूछा। माइकल ने पलकें झपकाईं और खुद को वर्तमान में स्थिर किया। थोड़ा अलग है, उसने सच्चाई से कहा। एरियन मुस्कुराए। यही तो बंधन है। यह अभी ताजा है, इसलिए यह अधिक वास्तविक लगेगा। वह घेरे के चारों ओर घूमी और अनुष्ठान पूरा होने के साथ ही वह धीरे धीरे गायब होने लगी। किसी प्राणी को वश में करने का एक लाभ यह है कि आप उससे टेलीपैथी के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। एक निश्चित सीमा के भीतर संचार निर्बाध होता है। फिर उसने उल्लू की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि आपके मामले में मुझे डर है कि यह उल्लू थोड़ा खास हो सकता है। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। खास कैसे? एरियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। शायद इससे आपको कोई खास मदद नहीं मिलेगी।
न तो युद्ध में, न ही जासूसी में, कम से कम अभी तो नहीं। माइकल ने उल्लू की ओर एक नजर डाली। उन्हें निराशा नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। अगर यह अभी बेकार है तो मैं इसे विकसित कर लूंगा, माइकल ने शांत भाव से सोचा। माइकल को अपने विषयों की क्षमता से कभी डर नहीं लगता था, लेकिन एरियन की बातों ने उसे उस विकृत उल्लू के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया, जो अब उसका पालतू जानवर बन चुका था। बिना किसी झिझक के उसने उसी तरह से इसका पैनल खोलने की कोशिश की जैसे उसने अपने मरे हुए साथी के साथ किया था। उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि यह कारगर साबित हुआ। उत्परिवर्तित उल्लू स्तर 10 अधिकतम। नाम कोई नहीं। EXP तारांकन 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 तारांकन। रैंक सामान्य। कौशल चरण परिवर्तन बुनियादी दक्षता। मास्टर माइकल नॉमन। उत्परिवर्तित उल्लू का रैंक 3 स्टार कॉमन रैंक था, जिसका अर्थ था कि यह अधिकतम 21वें स्तर तक ही पहुंच सकता था। लेकिन माइकल के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उल्लू के पैनल की उपस्थिति ने भी एक महत्वपूर्ण बात साबित कर दी। अवेकना सिस्टम ने अब इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है। इसका मतलब यह था कि यह स्तर बढ़ा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका मतलब था कि माइकल अपनी प्रतिभा का उपयोग इस पर कर सकता था। विडंबना यह है कि अब यह उल्लू उसके लिए डार्क एल्फ लायरा से भी अधिक मूल्यवान हो गया था। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित किया वह उल्लू का अद्वितीय कौशल था। नाम अपने आप में ही साधारण नहीं लग रहा था और माइकल को संदेह था कि यह संभवतः उस उत्परिवर्तित उल्लू के सेवन का परिणाम था जिसने सबसे पहले अपना रूप बदला था। बिना किसी झिझक के उसने कौशल की जांच की। चरण परिवर्तन बुनियादी महारत प्रवीणता 1.2%। क्षण भर के लिए अपने शरीर को भौतिक तल से बाहर निकालें और भौतिक बाधाओं को पार करते हुए 5 मीटर के भीतर किसी लक्ष्य स्थान पर पुनः प्रकट हो। आप अदृश्य नहीं होते, केवल आपकी स्थिति बदलती है। बेसिक मास्टरी स्तर पर रेंज सीमित होती है और कास्टिंग के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। शिफ्ट किसी दृश्यमान स्थान पर होनी चाहिए। माइकल की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। फेज शिफ्ट, माइकल ने धीरे से कहा। टेलीपोर्टेशन, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और ये तो सिर्फ बुनियादी महारत थी। माइकल ने फिर से उल्लू की ओर देखा। तो तुमने कुछ चमकदार चीज खा ली, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और यही निकला है। उल्लू ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। चमकीला खाना। माइकल धीरे से हंसा। हाँ, ये तो वाकई रखने लायक चीज थी। एरियन ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उसे देखा। तो अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई। माइकल ने उसकी ओर देखा, फिर उस उल्लू की ओर देखा जो अब उसकी बांह पर बैठा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी और बुदबुदाया, खैर, मैं एक ऐसे भयंकर जानवर की उम्मीद कर रहा था जो स्टील को चीर सके या कम से कम आग उगल सके। लेकिन मुझे लगता है कि एक उल्लू भी चलेगा। उल्लू ने मासूमियत से पलकें झपकाई। माइकल ने अपना सिर झुकाया। मेरा मतलब है, वह काफी सुंदर है। एरियन ने अपना हाथ मुंह में छिपाते हुए खिलखिलाकर हंस दिया। अप्रत्याशित उत्तर सुनकर उसके चेहरे पर हंसी के भाव उमड़ आए। खुद को संभालते हुए उसने पास खड़े नौकरों में से एक को इशारा किया। अगर आप चाहें तो मैं आपको बाद में लिखित विधि और पशुओं को वश में करने वाली सामग्रियों की पूरी सूची भिजवा सकती हूँ। माइकल ने अपनी भौहें उठाई, फिर हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं। वह थोड़ी हैरान दिखी। सच में? माइकल ने कंधे उचकाते हुए हल्के स्वर में कहा, मेरा शुरू से ही जानवरों को वश में करने का कोई इरादा नहीं था। बस जिज्ञासा थी और कुछ नहीं। अगर मेरी मुलाकात इस उल्लू से न हुई होती तो शायद मैं उसी रास्ते से वापस चला जाता जिससे आया था, बस और भी सवाल लेकर। एरियन ने अपना सिर झुकाया। तो ये सब बस? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। माइकल मुस्कुराया। थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ा सा प्रयोग, और अब एक अजीब नया साथी। इससे एरियन को फिर हंसी आ गई। उसके कंधे थोड़े से हिल गए। माइकल ने और अधिक गंभीरता से कहा, अगर समय की इतनी कमी न होती तो मैं इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेता। ये पूरा रास्ता बेहद दिलचस्प है, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं। मैं आधे अधूरे मन से पशुपालन का काम नहीं करना चाहता। नहीं, जब मेरे पास इससे बेहतर विकल्प मौजूद है। माइकल ने ये बात मन ही मन कही। एरियन ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर सोच विचार के भाव थे। फिर उसकी आंखों में शरारती चमक थी। उसने कहा, अच्छा, कम से कम उसे एक नाम तो दे दो। माइकल ने पलकें झपकाई। वह? उसने अपना सिर झुकाया। ठीक है, मुझे लगता है कि यह एक लड़का है। माइकल ने उल्लू की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है, नर है या मादा? मैं हूँ। पुरुष क्या है? स्त्री क्या है? क्या पुरुष अधिक चमकदार भोजन खा सकते हैं? माइकल ने भावहीनता से कहा। उसने एरियन की ओर मुड़कर कहा, हमें शायद एक लिंग तटस्थ नाम चुनने की जरूरत पड़ सकती है। एरियन खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे लगता है कि अभी के लिए हम उल्लू नाम ही सही रहेगा। सौभाग्यवश एरियन ने माइकल को केवल चिढ़ाया था। अंत में दोनों ने मिलकर उस विकृत उल्लू का नाम विजडम रखने का फैसला किया। उल्लू को अक्सर बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाता था और यह नाम उपयुक्त प्रतीत हुआ। यह नाम लिंग तटस्थ भी था, शायद थोड़ा मर्दाना था, लेकिन फिर भी इतना संतुलित था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ ही देर बाद माइकल और एरियन बगीचे से निकल गए। जब वे जागीर से वापस लौट रहे थे तो उनके बीच का मौन क्षण असहज रूप से लंबा खींच गया। अंततः माइकल को राजकुमारी को विदाई देनी पड़ी। फिर उन्होंने महल के एक प्रबंधक से ड्यूक से मिलने का अनुरोध करवाया। अनुरोध बिना किसी समस्या के स्वीकार कर लिया गया और उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। ड्यूक का अध्ययन कक्ष शांत था। ऊंची खिड़कियों से छनकर आती धूप किताबों की कतारों और पॉलिश किए हुए फर्नीचर पर हल्की परछाई डाल रही थी। हवा में पुराने कागजों और हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। सबसे दूर वाले छोर पर ड्यूक एवं गहरे रंग की लकड़ी की एक चौड़ी मेज के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे के भाव तब तक समझ से परे थे जब तक उन्होंने माइकल को अंदर आते नहीं देखा। फिर बूढ़े आदमी की आंखों के कोने एक मुस्कान की तरह सिकुड़ गए। सर माइक, ड्यूक ने गर्मजोशी से कहा और उन्हें बैठने का इशारा किया।
मुझे उम्मीद है कि एरियन के साथ आपका समय फलदायी रहा होगा। माइकल ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और विजडम को अपने कंधे पर चुपचाप बैठाए हुए आगे बढ़ा। ये ज्ञानवर्धक था, उसने सम्मानजनक लेकिन सहज स्वर में उत्तर दिया। ड्यूक की नजर उल्लू पर पड़ी। और यह उस छोटे से प्रयोग का नतीजा होना चाहिए। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये लेकर जाओगे। माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे भी नहीं पता था महाराज, लेकिन लगता है कि मैंने कुछ अजीब सी बात महसूस की है। अद्भुत ही है, ड्यूक हंसते हुए बोले। अधिकांश लोग उस बगीचे में दुर्लभ वंशों की तलाश में आते हैं, लेकिन तुमने एक उल्लू को चुना। माइकल ने इससे इनकार नहीं किया। कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा प्रभाव डालती हैं। ड्यूक ने भौहें उठाईं। इस कथन से उत्सुकता हुई, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय वे थोड़ा पीछे झुक गए और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। तो फिर क्या हम इस बात पर आगे बढ़े कि आपने वास्तव में मुझसे मिलने की इच्छा क्यों जताई? माइकल ने सिर झुकाया। जी हाँ, समय निकालने के लिए धन्यवाद। वह एक पल के लिए रुका, फिर बोला, कुछ दिन पहले महामहिम ने मुझे एक निर्देश दिया था कि जब मैं अपने क्षेत्र के लिए रवाना होने और विस्काउंट के रूप में शासन शुरू करने के लिए तैयार हो जाऊं, तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित करूं। ड्यूक ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। और आप यहाँ यही करने आए हैं? हाँ, माइकल ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। उनके बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, जिसे केवल ड्यूक द्वारा कागज के एक स्क्रॉल पर अपनी उंगलियों से हल्के से थपथपाने की हल्की सरसराहट ने तोड़ा। बहुत खूब, ड्यूक ने शांत और आश्वस्त स्वर में कहा। 3 दिनों में मेरे लोग आपको लेने आएंगे। आपको व्यवस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पहुंचने तक सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो जाएगा। आपके कर्मचारियों को सारी जानकारी दे दी गई है और आपकी प्रजा अपने नए स्वामी की प्रतीक्षा कर रही है। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। माइकल ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद महाराज। ड्यूक के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। बिल्कुल, आपने ये हक कमाया है, लेकिन उससे पहले कोई आपसे मिलने आएगा। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ड्यूक ने स्पष्ट किया, एक डिजाइनर। आपको अपने वंश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतीक चिन्ह चाहिए होगा। क्या आपने पहले से ही कोई डिजाइन सोच रखा है? माइकल ने सिर हिलाया। मैं नहीं करता। कोई बात नहीं, ड्यूक ने उत्तर दिया। आप डिजाइनर से बात करके कुछ उपयुक्त बनवा लेंगे। प्रतीकों का अपना महत्व होता है श्रीमान माइक, सोच समझकर चुनाव करें। माइकल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। ड्यूक ने हल्की सी मुस्कान दी। 3 दिन सर माइक, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। माइकल भी खड़ा हो गया, सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ गया। उसके कंधे पर विजडम हल्की सी फड़फड़ा रही थी और उसके मन में पहले से ही हजारों विचार उमड़ रहे थे। ये था एक और नई शुरुआत। ड्यूक के यहाँ से निकलने के बाद माइकल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसे घर लौटने की जल्दी थी। विकृत उल्लू उसके कंधे पर शांति से बैठा था, लेकिन माइकल का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसे बहुत कुछ परखना और सत्यापित करना था। उस वश में करने की क्षमता ने उसके लिए एक ऐसा नया द्वार खोल दिया था जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सौभाग्य से उसे वापस घर भागने की जरूरत नहीं पड़ी। जाहिरा तौर पर राजकुमारी के आदेश पर एक दरबारी ने उसके लिए गाड़ी का इंतजाम कर रखा था। जब गाड़ी आई तो माइकल बिना कुछ बोले उसमें चढ़ गया। अटेंडेंट ने विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया और एक तरफ हट गया और वापसी का सफर पलक झपकते ही बीत गया। उसने सड़कों पर शायद ही ध्यान दिया। घोड़ों के खुरों की आवाज या व्यापारियों की दूर से आती आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जब तक गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी, तब तक गाड़ी के ठीक से रुकने से पहले ही माइकल आधा दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुका था। कुछ ही देर में माइकल उसके दरवाजे पर पहुंच गया। स्वागत है बा, एस ने कहना शुरू किया, लेकिन माइकल बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर गया, जिससे उसकी बात अधूरी रह गई। जब वे हॉल में दाखिल हुए तो विजडम ने एक बार धीरे से ऊँट की आवाज निकाली। माइकल ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। बाद में उसने धीरे से कहा। एस ने असमंजस में पलकें झपकाईं। एक कारण माइकल का मौजूदा व्यवहार था, दूसरा क्या वह उल्लू था? अपने कमरे में वापस आकर माइकल बैठने के लिए अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। माइकल अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था, कोहनियां घुटनों पर टिकी हुई थीं और उसकी निगाहें उस विकृत उल्लू पर टिकी हुई थी जो अब चुपचाप उसके कंधे पर बैठा था। विजडम ने धीरे से पलकें झपकाईं और अपना सिर इतना घुमाया कि उसकी नजरें माइकल की आंखों से मिल गईं। माइकल ने नाक से सांस छोड़ी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह कौशल वास्तव में क्या कर सकता है। उसके विचार टैमिंग की ओर चले गए। वश में करना, बुनियादी महारत प्रवीणता 2%, पालतू प्राणी से कोई भी कौशल कॉपी करने की 20% संभावना, किसी विशिष्ट लक्षित कौशल की नकल करने की 2% संभावना, पालतू प्राणी को उपयोगकर्ता का कोई व्यक्तिगत कौशल सिखाने की 10% संभावना है। सभी नकल किए गए या सिखाए गए कौशल बेसिक मास्टरी से शुरू होंगे और उन पर 5 दिनों का कूलडाउन लागू होगा। बेसिक मास्टरी के स्तर पर आप केवल 5 जीवों को ही पालतू बना सकते हैं। पालतू प्राणी 1/5। माइकल ने सोच विचार करते हुए अपनी उंगलियों को आपस में थपथपाया। सिर्फ एक ही कौशल, उसने विजडम की ओर देखते हुए धीरे से कहा। तो असल में यादृच्छिक विकल्प ही समझदारी वाला है। 20% बनाम 2%। मैं एक कौशल की नकल करना चाहता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा, मानो वह आदेश को मन ही मन निर्देशित कर रहा हो। यादृच्छिक, पालतू प्राणी से यादृच्छिक कौशल की नकल करने का प्रयास किया जा रहा है। संभावना 20%। लुढ़क रहा है। सफलता, आपने अपने पालतू प्राणी से एक कौशल बुद्धि सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया है। अर्जित कौशल, चरण परिवर्तन, बुनियादी महारत प्रवीणता 1.0%
तारांकन 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 तारांकन। AN खंड 2 का अंत शक्ति प्राप्त करना। और कृपया कोई भी कहानी की गति पर टिप्पणी न करे। मुझे पता है, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। TT अगला भाग खंड 3 ब्रह्मांड और उसके निवासी। तैयार हो जाए। पालतू प्राणी से यादृच्छिक कौशल की नकल करने का प्रयास किया जा रहा है। संभावना 20%। लुढ़क रहा है। सफलता, आपने अपने पालतू प्राणी से एक कौशल बुद्धि सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया है। अर्जित कौशल चरण परिवर्तन बुनियादी महारत प्रवीणता 1.0%। माइकल ने चमकती हुई सूचना को अविश्वास भरी निगाहों से देखा, फिर उसने पलकें झपकाईं, फिर कुछ और देर तक घूरता रहा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? माइकल ने अपने हाथों को ऐसे देखा जैसे वे पिघलने लगे, चमकने लगे या टुकड़ों में बिखर जाएं। कुछ नहीं हुआ। उसका कमरा अब भी उसका ही था। विजडम अब भी एक उल्लू ही था। लेकिन सच में पहली कोशिश में ही माइकल ने धीरे से हाथ उठाया और अपने गाल पर थप्पड़ मारा। वह दर्द से कराह उठा। हाँ, बहुत दर्द हुआ। धिक्कार है, क्या ये सच है? कुछ देर तक माइकल बस वहीं बैठा रहा, मानो वह व्यक्ति हो जो संभाव्यता के सभी ज्ञात नियमों पर सवाल उठा रहा हो। क्योंकि उसकी दुनिया में 20% संभावना का मतलब था कि आप 4 बार असफल होंगे, निराश होंगे, भगवान को कोसेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, 2 बार और असफल होंगे, और शायद बस शायद 7वीं कोशिश में किस्मत साथ दे। उसने ये सब विश्वास के चलते आजमाया था। अंधा, मूर्खतापूर्ण, आशापूर्ण विश्वास। माइकल 1 साल तक इंतजार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। बजाय बूम, फेज शिफ्ट प्राप्त हो गया। वह बेकाबू सी हंसी हंस पड़ा। ठीक है, मैं समझ गया। यही वो पल है जब मेरी किस्मत चरम पर है और कल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, है ना? माइकल ने पैनल की ओर वापस देखा। चरण परिवर्तन बुनियादी महारत प्रवीणता 1.0%। ये सच था, उसके पास टेलीपोर्टेशन की क्षमता थी। एक तरह से बुनियादी स्तर पर महारत हासिल थी, लेकिन फिर भी उद्धरण चिन्ह ... अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मुझे सच में लगने लगे कि मैं ही मुख्य किरदार हूं। माइकल रुक गया, फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। नहीं, इस तरह की सोच ही आपको अगले अध्याय में मौत के घाट उतार देगी। उन्होंने अपनी कनपटी पर हाथ फेरते हुए कहा, विनम्र रहो। फिर भी उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। माइकल बिस्तर पर पीछे की ओर झुक गया, अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखा और उस संतुष्टि के साथ छत को घूर रहा था जैसे किसी व्यक्ति ने लॉटरी का टिकट ठोकर खाकर गिरने से जीत लिया हो। लगता है हम इस शानदार चीज को और भी बेहतर बना रहे हैं, है ना? उसने जोर से कहा। इसके बाद माइकल ने अपना ध्यान वापस वश में करने की कला पर केंद्रित किया। अब जबकि उसने सफलतापूर्वक एक कौशल की नकल कर ली थी, उसे पूरी प्रक्रिया पर किसी प्रकार के कूलडाउन की उम्मीद थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि केवल कॉपी वाला हिस्सा ही धुंधला दिखाई दे रहा था। इस क्षमता का सिखाने वाला हिस्सा अभी भी उपलब्ध था। माइकल ने धीरे से कहा, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तो कूलडाउन कौशल के प्रकार के अनुसार अलग अलग थे। ये दिलचस्प था। कॉपी करने पर 5 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या मैं इसे कुछ सिखा सकता हूँ? उसने बुदबुदाते हुए विजडम की ओर तिरछी नजर डाली। उल्लू ने अपना सिर झुकाया। ये बहुत लुभावना था, लेकिन अंत में बाद में माइकल ने मन ही मन उस विचार को टालते हुए बुदबुदाया, जब मुझे और जानकारी मिलेगी। इसके बजाय उनके विचार महारत हासिल करने की ओर मुड़ गए। वश में करना बुनियादी महारत दक्षता 2%। ये तो बस शुरुआत थी। बुनियादी दक्षता, इंटरमीडिएट मास्टरी और एडवांस स्तर पर क्या होगा? यदि बेसिक मोड में पहले से ही उसे आध्यात्मिक अनुबंध बनाने, कौशल की नकल करने और सिखाने और 5 जीवों तक को वश में करने की अनुमति थी, तो अगले स्तरों में 10 जीव। उसने हैरानी से कहा, बेहतर संभावनाएं, अधिक दक्षता इक्वल्स बेहतर सुविधाएं। लेकिन वह इसे कैसे पालता है? माइकल के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उसने उस कौशल का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया था और ऐसा भी नहीं था कि टैमिन कोई ऐसी चीज हो जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर उस कौशल का उपयोग करना ही उसके विकास में योगदान देता हो तो फिर हर सफल संबंध, शायद नकल करने के मुद्दे के अस्पष्ट होने के बाद से किए गए हर शिक्षण प्रयास, उन सभी को योगदान देना चाहिए। ठीक है, माइकल ने मन ही मन बुदबुदाया, तो मैं इसे पीस लूंगा, बाकी सब चीजों की तरह ही। हालांकि उसने सोचा कि उसे पहले थोड़ा शोध करने के लिए अरोरा वापस जाना होगा। माइकल की नजरें एक बार फिर पैनल पर टिक गईं। 5 वशीकरण स्लॉट। उसने एक फॉर्म पहले ही भर दिया था, 4 शेष हैं। फिलहाल माइकल की और अधिक जानवरों को वश में करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस कौशल के दूसरे कार्य के लिए लालची था और इससे उसके विचार वापस उसके मरे हुए साथियों की ओर लौट गए। तकनीकी रूप से वे उसके थे, उसी ने उन्हें बनाया था, उसकी आत्मा से जुड़े हुए थे और पूरी तरह आज्ञाकारी थे। लेकिन वे शब्द के सही अर्थों में पालतू नहीं थे। उनके साथ उनका रिश्ता आध्यात्मिक सद्भाव या आपसी सहमति का नहीं था। यह एक स्वामी सेवक संबंध जैसा था, जो स्वामी अधीनस्थ संबंध के अधिक करीब था। ये सूक्ष्म अंतर ही शायद टेमिंग को कारगर बनाने की कुंजी हो सकता है। माइकल ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपने अमर उच्च मानव जादूगर स्पार्टन को बुलाया। फर्श पर एक जादुई घेरा चमक उठा और स्पार्टन अपने सामान्य काले कवच में प्रकट हुआ, जिसके चेहरे पर एक हुड नीचे तक खींचा हुआ था, जिससे उसके चेहरे की विशेषताएं छाया में छिपी हुई थीं। देखने लायक कुछ भी नया नहीं था। माइकल ने उसे बातचीत के लिए नहीं बुलाया था। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने टैमिंग को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सहज ज्ञान का एक सैलाब उसके भीतर उमड़ आया, ठीक उसी तरह जैसे सभी प्रणालीगत कौशल काम करते हैं। उसे सिखाने की जरूरत नहीं थी, वह बस जानता था, और इसलिए उसने प्रवाह का अनुसरण किया। माइकल आगे बढ़ा, उसकी निगाहें स्पार्टन पर टिकी हुई थीं। उसका हाथ हवा में थोड़ा सा लटका हुआ था, उंगलियां फैली हुई थीं, मानो वह किसी अदृश्य चीज को पाने की कोशिश कर रहा हो।
टैमिंग को सक्रिय करते ही उसके मन में जो ज्ञान उमड़ा था उसी ने उसके कार्यों को निर्देशित किया। उसकी हथेली के चारों ओर एक हल्की सी चमक फैल गई। उसके जादुई आह्वान के चारों ओर फैली काली ऊर्जा के विपरीत ये चमक एक अजीब चांदी सफेद रंग से स्पंदित हो रही थी। स्पार्टन टस से मस नहीं हुआ। उसने न तो पलक झपकाए, न ही विरोध किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वो बस वहीं खड़ा रहा, अपने हुड की हल्की छाया के पीछे भावहीन। माइकल आगे बढ़ा, उसकी हथेली चमक उठी जब उसने उच्च मानव के सीने की प्लेट को छुआ। माइकल को एक खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई अनजानी चीज उसकी आत्मा के किनारे को छू रही हो। यह वैसा पूर्ण एकीकरण नहीं था जैसा ज्ञान के साथ उसके जुड़ाव के समय हुआ था। यह थोड़ा अलग था, लेकिन कुछ अजीब सा जाना पहचाना सा भी लगा। यह बिल्कुल डेजा वू जैसा था। एक अजीब सी प्रतिध्वनि का एहसास हुआ। माइकल की भौहें तन गईं। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। दरअसल चीजें आसान लगने लगी। माइकल की हथेली पर चमक एक पल के लिए तेज हुई, फिर स्पार्टन के कवच में समा गई और एक शांत झिलमिलाहट के साथ गायब हो गई। उसके मन में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। ग्रेटर देन वश में करने में सफलता मिली। पालतू प्राणी 2/5 अमर उच्च मानव। माइकल जम गया। सामान्यतया इस कौशल को प्रदर्शित करने में मिली सफलता के कारण उनके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए थी। तथापि आपसे मेरा संबंध कमजोर क्यों हो गया है? माइकल की आवाज लगभग फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन जैसे ही उसने वे शब्द कहे उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। ये डर नहीं था, अभी तो बिल्कुल नहीं। यह एक तरह की बेचैनी थी। त्वचा के ठीक नीचे एक तरह की अदृश्य खुजली, एक ऐसी सहज प्रवृत्ति जो अनगिनत घंटों तक वफादार सेवकों जैसे मरे हुओं पर निर्भर रहने से विकसित हुई थी। ऐसे सेवक जिन्होंने कभी सवाल नहीं किया, कभी डगमगाए नहीं, कभी सोचा नहीं। अब उसे कुछ महसूस हुआ। निर्मम आज्ञाकारिता नहीं, अंधाधुंध वफादारी नहीं, केवल स्पार्टन की उपस्थिति ही काफी थी। उसे वहां कुछ महसूस हुआ। हालांकि ये किसी कठपुतली की तरह नहीं था जो डोरों का इंतजार कर रही हो, बल्कि एक सैनिक की तरह था जो किसी जनरल को स्वीकार कर रहा हो। सम्मानजनक लेकिन सतर्क। माइकल की भौहें तन गईं। उसने मन ही मन सोचा, अगर स्पार्टन चाहे तो क्या वह अब मुझसे लड़ सकता है? उसे इस संभावना का ख्याल कभी आया ही नहीं था। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जादूगर बनने के बाद पहली बार माइकल को असुरक्षा की भावना का हल्का सा एहसास हुआ। ऐसा नहीं था कि उसे विश्वास था कि स्पार्टन विद्रोह करेंगे। अब उसे यह एहसास हुआ कि स्पार्टन ऐसा कर सकता है। अंतर बहुत मामूली था, लेकिन विनाशकारी। स्पार्टन के साथ उनका संबंध खत्म नहीं हुआ था, यहां तक कि यह उस तरह से कमजोर भी नहीं हुआ था जिस तरह से ज्यादातर लोग इसे नोटिस करते। लेकिन माइकल ने इसे महसूस किया। क्या यह वही अटूट पूर्ण नियंत्रण था जो उसके पास पहले था? क्या यह वही लगाम थी? यह एक चर्चा का विषय बन गया था। अभी भी मजबूत, अभी भी तना हुआ, लेकिन अब लोहा नहीं, अब यह अजय नहीं रहा। माइकल धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोबारा बैठ गया। उसकी निगाहें स्पार्टन से हटी ही नहीं। वह अमर जादूगर हमेशा की तरह आज्ञाकारी और स्थिर रहा, लेकिन अब माइकल को यह महसूस हो रहा था कि कुछ मूलभूत रूप से बदल गया है। और फिर अचानक ये बात समझ में आ गई। वश में करने की प्रक्रिया ने जादू टोने से जुड़े संबंध को खत्म कर दिया था। यह मृत्यु के जादू के माध्यम से बना स्वामी सेवक का बंधन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वे बराबर हों। पूरी तरह से बराबरी नहीं थी। अनुबंध में माइकल का दबदबा अभी भी कायम था, लेकिन नामात्र का, एक वरिष्ठ अधिकारी की तरह, पूर्ण प्रभुत्व नहीं। और इससे भी बुरी बात यह थी कि स्पार्टन की ताकत माइकल से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। शक्ति में प्रशिक्षक और पशु के बीच जितनी निकटता होती थी, अनुबंध में समानता की ओर उतना ही झुकाव होता था। पारस्परिक मान्यता। तो स्पार्टन के साथ अब यह मालिक सेवक का रिश्ता नहीं रह गया था, यह साझेदार का मामला था। माइकल ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। धत्तेरे की। वह क्रोधित नहीं था, वह स्पार्टन से बिल्कुल भी नाराज नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे सच का खुलासा किया जिसने मूल व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया। माइकल ने फिर से आह भरी। उसे सब कुछ नए सिरे से सोचना होगा। उसकी पूरी सेना, उसका पूरा मार्ग। पालतू बनाने के अपने फायदे हैं, लेकिन किस कीमत पर? क्या नियंत्रण खोने का ये जोखिम उठाना उचित था? माइकल को अभी तक पता नहीं था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उसने सारी हदें पार कर दी थी। माइकल आगे की ओर झुका, कोहनियां घुटनों पर टिकी थीं, दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। इस सच्चाई का बोझ अब भी उस पर एक भारी चादर की तरह लिपटा हुआ था। लेकिन तभी उनके विचारों में कुछ और हलचल मच गई। अनुबंध आगे बढ़ता है। उसने पलकें झपकाई, मानो कोई खोया हुआ पहेली का टुकड़ा उसके दिमाग में बैठ गया हो। नीलामी में नीलामी प्रबंधक ने उसे कई मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड दिए थे। ठीक 3, बिल्कुल वैसे ही जैसे लायरा को बांधने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। माइकल ने अपने भंडारण कक्ष में हाथ डाला और व्यवस्थित रूप से रखी वस्तुओं की सूचियों को मानसिक रूप से खंगालते हुए वह चीज ढूंढ ली। जैसे ही वह स्क्रॉल प्रकट हुआ, उसके सामने हवा में एक हल्की सी झिलमिलाहट फैल गई। माइकल के होंठ एक सीधी रेखा में दब गए। क्या इससे नया टैमिंग अनुबंध रद्द हो सकता है? क्या वह अपने किए को सुधार सकता था और सब कुछ पहले जैसा कर सकता था? उसे पता नहीं था, लेकिन अगर जरा सी भी संभावना होती। माइकल की निगाहें अपने पैनल की ओर चली गईं। पालतू प्राणी 2/5 अनुबंध स्लॉट उपयोग किए गए 104/125। एक स्लॉट कम हो गया। माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। इससे पहले यह 105 था, जिसका मतलब था माइकल का जबड़ा कस गया। टैमिंग अनुबंध के स्लॉट साझा नहीं करता, इसने उन्हें परिवर्तित कर दिया। उनके जादू टोने से संबंधित एक अनुबंध को नई प्रणाली के तहत नष्ट कर दिया गया था, फिर से लिखा गया था और पुनर्गठित किया गया था। जादू टोने की लगाम एक वश में करने वाला धागा बन गई थी, और ऐसा करने से एक स्लॉट खाली हो गया था। वह प्रभावी रूप से नियंत्रण के बदले संबंध स्थापित कर रहा था, आदेश के बदले अप्रत्यक्ष सहमति प्राप्त कर रहा था। और अब हाथ में वह लेख लिए हुए माइकल खुद को हिचकिचाता हुआ पाया।
ये सिर्फ स्पार्टन के बारे में नहीं था, यह उसकी अमर सेना के बारे में था। वह अंततः कितनों को वश में करने की कोशिश करेगा। पालतू बनाने के अपने फायदे भी तो थे ही। माइकल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और सन्नाटे को और लंबा होने दिया। शायद यह उतना बुरा भी नहीं था। यदि पशु प्रशिक्षकों और उनके प्राणियों के बीच का बंधन वास्तव में कमजोर होता तो पशुपालन ब्रह्मांड का सबसे कमजोर पेशा होता, लेकिन ऐसा नहीं था। माइकल ने नाक से सांस छोड़ी और अपने विचारों में और भी डूब गया। पूर्ण आज्ञाकारिता का खो जाना एक बड़ा झटका था, हाँ, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। स्पार्टन एक मरे हुए प्राणी जैसा था, बस इसी से सब कुछ बदल गया। हाँ, समय के साथ उसकी बुद्धि में वृद्धि हुई थी। माइकल के कई पुराने मरे हुए प्राणी व्यवहार, भावनाओं और यहाँ तक कि बुनियादी व्यक्तित्व की नकल करने लगे थे, लेकिन वे फिर भी मरे हुए ही थे। अंततः एक मरे हुए प्राणी में कितनी सच्ची भावनाएं हो सकती हैं? निष्ठा, जरूर, गुस्सा, शायद, प्रेम, करुणा, महत्वाकांक्षा, संभावना कम है। सच तो ये था कि नेक्टामिन बंधन के बावजूद स्पार्टन मूल रूप से अमर ही था। उसकी वफादारी सिर्फ प्रोग्राम की हुई नहीं थी, यह उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग थी। तो शायद ये बदलाव उतना विनाशकारी नहीं था जितना महसूस हुआ। दरअसल ये संभव हो सकता है। माइकल ने अपनी आंखें खोली और फिर से उस स्क्रॉल को देखा। उसने सोचा कि अगर वह इसका इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? क्या इससे जादू टोने की पुरानी शक्ति बहाल हो जाएगी? अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे ऐसा नहीं लगा। अगर ये लायरा के साथ हुई घटना जैसा होता तो इसके दुष्प्रभाव अवश्य होते। अनुबंध पत्र शक्तिशाली तो थे, लेकिन साथ ही कठोर भी। इन्हें अवेकनर प्रणाली के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर उसने अभी स्पार्टन पर जबरदस्ती की तो संभावना थी कि वह नया बंधन तोड़ देगा, शायद भविष्य में विकास को भी रोक देगा। लायरा के अनुभव ने यह साबित कर दिया था। एक बार उस स्क्रॉल से बंध जाने के बाद वह अवेकनर सिस्टम के जरिए लेवल अप नहीं कर सकती थी। माइकल ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा। उसने हाथ के एक झटके से उस स्क्रॉल को वापस अपने भंडारण स्थान में फेंक दिया। यदि नियंत्रण की कीमत ठहराव है तो यह व्यर्थ है। संतुलन बनाए रखना बेहतर है। माइकल की आंखें सोच में डूबी हुई थी और आधी बंद थी। मेरी भी गलती है। माइकल को लगा कि अगर उसे मंत्रों की संरचना की सही समझ होती, अगर वह अपने सिस्टम पैनल के जरिए स्वचालित मंत्रोच्चारण पर इतना निर्भर न होता तो शायद वह कुछ कर सकता था, जैसे अनुबंध को फिर से तैयार करना और बंधन के ढांचे को समायोजित करना ताकि वह उस तरह नियंत्रण न खो दे जैसा उसने खोया था। लेकिन कोई नहीं, उसने हमेशा वही किया था जो उसे दिया गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इसके पीछे का कारण समझने की जरूरत पड़ेगी। उसे सिर्फ तरीका पता था, अब इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा था। माइकल का मन स्वाभाविक रूप से कुछ ही दिनों में होने वाली कॉलेज परीक्षाओं की ओर चला गया। ये वो परीक्षाएं थीं जिनसे तय होना था कि वह अवेकनर अकादमियों में से किसी एक में प्रवेश के लिए योग्य होगा या नहीं। अब भी वह अकादमी को स्कूल की तरह नहीं मानता था। उनका मानना है कि यह एक संगठन की तरह है। वे किसी प्रणाली के माध्यम से किसी को क्या सिखा सकते हैं। पर अब माइकल ने अपने बालों में हाथ फेरा और एक सूखी सांस छोड़ी। अब उसे इस बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शायद अकादमी सचमुच वही थी जो वह होने का दावा करती थी, ज्ञान की एक पवित्र भूमि, एक ऐसी जगह जहां आप न केवल मजबूत होते थे बल्कि यह भी सीखते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं, वे कैसे संचालित होती हैं और सिस्टम द्वारा दी गई जानकारी से परे क्या मौजूद है। अगर वह पास हो जाता तो वह जादू टोने के असली सिद्धांत में गहराई से उतर सकता था। अनुबंध सिद्धांत में अगर वह पास हो जाता तो वह सीख सकता था, और अगर उसने काफी कुछ सीख लिया तो शायद अगली बार वह अंधेरे में भटकता नहीं रहेगा। शायद अगली बार उसे इतना ज्ञान हो कि वह अपने तरीके से एक बॉन्ड डिजाइन कर सके। सिस्टम द्वारा दिए गए डिफॉल्ट विकल्पों को यूं ही स्वीकार नहीं करना। माइकल की निगाहें एक बार फिर स्पार्टन की ओर गईं, जो चुपचाप खड़ा था। उसके मन में थोड़ी राहत आई, बस थोड़ी सी। ऐसा नहीं था कि रिश्ता पूरी तरह टूट गया था, बस अब सब कुछ अलग था। माइकल ने धीरे से सांस ली। वह अपने खुले सिस्टम पैनल को घूर रहा था। एक विचार उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, जिसके चलते उसकी उंगलियां थोड़ी सी फड़क रही थीं। अगर मैं स्पार्टन को कोई कौशल सिखाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? टैमिंग इंटरफेस में दो फंक्शन थे, कॉपी और टीच। उसने कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था, वह कूलडाउन पर था, लेकिन टीच वह अभी भी सक्रिय था। उसने अभी तक इसे आजमाया नहीं था, लेकिन अब जब वह वहां बैठा था, स्पार्टन अभी भी उसकी पहुंच में था। उनके बीच की विचित्र चुप्पी हर पल और गहरी होती जा रही थी, तो यह उसकी जिज्ञासा को एक प्रलोभन की तरह खींच रही थी। क्या ये काम कर सकता है? उसने बुदबुदाते हुए कहा। अमर उच्च मानव पालतू प्राणी कौशल हस्तांतरण के लिए पात्र। पैनल ने यही पढ़ा। माइकल पैनल पर मौजूद टीच बटन को ऐसे घूर रहा था मानो वह उसे काट लेगा। उसका एक हिस्सा उसे तुरंत दबा देना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा, उसका अधिक शंकालु हिस्सा, झिझक रहा था। स्किल कॉपी को 20% सफलता मिली। यह अपने आप में एक सांख्यिकीय चमत्कार था। किसी को 2 बार इतना सौभाग्य नहीं मिलता। या तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर उसे इसका परीक्षण करना ही था तो बेहतर यही था कि वह अभी परीक्षण करे जब वह अभी भी प्रयोग कर रहा था। माइकल की निगाहें अपनी कौशल सूची पर घूम रही थीं। उसने उनमें से एक को बेतरतीब ढंग से चुन लिया। अगर उसे बदकिस्मती से हारना ही था तो फिर उस चीज में हार जाए जिसमें उसने मेहनत नहीं की, और अगर किसी चमत्कारिक संयोग से उसे फिर से किस्मत का साथ मिल जाए तो। उसके दिमाग में एक धीमी सी घंटी की आवाज गूंज उठी। पालतू प्राणी को कौशल हस्तांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानांतरण आरंभ किया जा रहा है। कौशल सफलतापूर्वक सिखाया गया। अमर पुनर्जीवन बुनियादी महारत सिखाई जा चुकी है। इस बार माइकल सचमुच थोड़ा डरा हुआ था। ये किस तरह का सौभाग्य था? किसी भी कौशल की नकल करने की 20% संभावना थी और वह पहले ही प्रयास में सफल हो गया था।
किसी कौशल को सिखाने का 10% मौका, और वह भी पहले ही प्रयास में। क्या वह अब भी वही व्यक्ति था जिसे ताकतवर होने के बावजूद एक मरे हुए प्राणी को पाताल लोक में रखने के लिए 10 से अधिक प्रयास करने पड़ते थे? माइकल ने पलकें झपकाईं, फिर धीरे से पीछे बैठ गया। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने इसे दबाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि इससे सब कुछ बदल गया। अनडेड रिवाइवल सफलतापूर्वक सिखा दिया गया था। इसका मतलब था कि टीच फंक्शन सही ढंग से काम कर रहा था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने उस सवाल का जवाब दे दिया जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था। वह अपने मरे हुए सैनिकों को और अधिक कौशल कैसे सिखा सकता था? अब तक यह एक ऐसी सीमा थी जिसे वह केवल स्वीकार कर सकता था। बेशक स्पार्टन और कुछ अन्य लोग समय के साथ बुद्धिमान होते जा रहे थे, लेकिन जब वास्तविक कौशल, विशेषकर जादू की बात आती थी, तो हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई दीवार खड़ी हो। उसने सोचा था कि अंततः जैसे जैसे उनका विकास होगा, उनकी बुद्धि भी विकसित हो जाएगी और वे स्वाभाविक रूप से अधिक जटिल क्षमताओं को प्राप्त करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब वह सीमा टूट चुकी थी। टैमिन के साथ उसे बस इतना करना था कि वह खुद एक कौशल सीखे और फिर उसे दूसरों को सिखाए। माइकल के मन में अचानक वह कौशल कौंध गया जो उसने विजडम से सीखा था। अगर उसके मरे हुए लोग इसे सीख सकते, उसकी अमर सेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। नहीं, विस्फोट हो जाएगा। वह इकाइयों को अपनी इच्छानुसार ढाल सकता था, भूमिकाओं को अनुकूलित कर सकता था, मरे हुओं के बीच वास्तविक तालमेल बना सकता था, जैसे कि एक सच्ची सेना, न कि केवल एक झुंड। एक बार फिर टैमिन ने अपनी भयावह क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन फिर जैसे ही उत्साह उसकी रगों में दौड़ने लगा, वास्तविकता ने उसे करारा झटका दिया। माइकल की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, उसकी जगह ही एक उदास चेहरा आ गया। वह स्वयं ही कौशल सीख रहा है, यही अड़चन थी। अगर वह अपने मरे हुए सैनिकों को बढ़ाना चाहता था तो उसे खुद भी बढ़ना होगा, और इसका मतलब था वास्तव में सीखना। सिर्फ सिस्टम के माध्यम से कौशल को अनलॉक करना ही काफी नहीं है। वास्तविक ज्ञान, मंत्रों का सिद्धांत, तत्वों पर नियंत्रण, जादू के मूल सिद्धांत, जिन चीजों को उसने जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था, यह मानते हुए कि व्यवस्था ही उसका मार्गदर्शन करेगी। माइकल कराह उठा और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेरने लगा। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। बेशक, उसने बुदबुदाते हुए कहा, हर बात में कोई न कोई पेंच होता है। इसके बाद एक और गंभीर विचार आया, सीमाएं। माइकल ने उस कौशल का विवरण खोला और एक पंक्ति को घूर कर देखा। पालतू प्राणी 2/5। यह उनकी मौजूदा अधिकतम सीमा थी, और यह उसकी माना या आंकड़ों की वजह से नहीं था। यह बस कौशल में महारत हासिल करना था। पालतू बनाने की कला अभी भी बुनियादी महारत के स्तर पर थी, जिसका मतलब यह था कि जब तक इसमें सुधार नहीं होता, वह अधिकतम 5 ही जीवों को वश में कर सकता था। माइकल ने भौहें चढ़ाईं। अगर वह अपने मरे हुए सैनिकों में से और अधिक को वश में करने के बंधन के तहत सीखने की क्षमता देना चाहता है, तो उसे सावधानीपूर्वक चुनाव करना होगा। और ये तो सिर्फ सती समस्याओं में से एक थी। उसने पैनल की ओर एक नजर डाली। वश में करना, बुनियादी महारत, दक्षता 5%, 5%। कुछ देर पहले तक ये संख्या 2 थी। माइकल ने आंखें सिकुड़ी और उसके होठों से एक धीमी आह निकली। दक्षता बढ़ाने के और भी तरीके होने चाहिए थे। उसे अभी तक किसी के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन एक बात तो स्पष्ट थी, उसे धैर्य रखने की जरूरत थी। वह मात्र इस विकल्प के मौजूद होने के कारण अपनी सेना में हर चीज को अंधाधुंध वश में नहीं कर सकता था। अज्ञात मरे हुओं के साथ, हाँ, शायद वह जोखिम उठा सकता है, लेकिन जिनके नाम है भाग्यशाली, आंधी, वे महज बोर्ड पर रखे मोहरे नहीं थे, वे उनकी सेना के स्तंभ थे। अगर टैमिंग ने स्पार्टन के साथ किए गए बंधनों को फिर से परिभाषित किया, तो वह उन्हें अपने हाथ से फिसलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब तक उसे पूरा यकीन न हो जाए, तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता था। माइकल ने अपनी उंगलियों को अपने घुटने पर थपथपाया। उसके दिमाग में विचारों का अंबार लगता जा रहा था। अब उसे चीजें अलग तरीके से करनी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे क्या होने वाला है ये जाने बिना जल्दबाजी में आगे बढ़ने की गलती न दोहराएं। इसके बाद माइकल ने अपना ध्यान उस कौशल पर केंद्रित किया जो उसने अभी अभी स्पार्टन को सिखाया था, अमर पुनर्जीवन। ये नेक्रोमेंसर वर्ग के 2 मुख्य कौशलों में से एक था। सबसे पहले उन्होंने मुर्दों को जीवित किया। दूसरी विधि, अनडेड समनिंग, ने मृतकों को रहने की जगह दी। पुनरुत्थान ने उन्हें वापस लाया। बुलावे ने उन्हें एक घर दिया। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और इस बारे में सोचने लगा, क्या इसका मतलब है कि मैं एक जादूगर बन गया हूं? उसने मन ही मन बुदबुदाया, फिर सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। मरे हुओं को बुलाने की शक्ति के बिना तो बिल्कुल नहीं। उसके बिना तो स्पार्टन को अपने चलते फिरते शव को हर जगह घसीटना पड़ेगा। इस विचार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या स्पार्टन कभी परलोक लौट सकता था? तकनीकी रूप से उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार, हालांकि पुनर्जीवन और सम्मनिन दोनों कौशल एक ही सिक्के के 2 पहलू प्रतीत होते थे, लेकिन वे अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते थे। अनडेड रिवाइवल ने एक लाश को जीवित कर दिया। अनडेड समनिंग ने उस अनडेड को नेदरवर्ल्ड से जोड़ दिया, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से बर्खास्त और वापस बुलाया जा सकता था। उन्हें हटाने का काम आसान था। इसका मतलब सिर्फ उन्हें अलग रख देना था, लेकिन बुलाना, इसके लिए एक कनेक्शन की आवश्यकता थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि जरूरी नहीं था कि यह वही कनेक्शन हो जो उसकी रिवाइवल स्किल के जरिए बना हो, जिसका मतलब सैद्धांतिक रूप से यह था कि स्पार्टन को अभी भी बर्खास्त किया जा सकता था और फिर से बुलाया गया। माइकल ने गहरी सांस ली और उसकी निगाहें अपने मृत जादूगर की ओर टिक गईं। इसका पक्का पता लगाने का केवल एक ही तरीका था। वापस लौट आओ, उसने धीमी आवाज में आदेश दिया।
स्पार्टन के शरीर के चारों ओर एक हल्की सी झिलमिलाहट महसूस हुई। फिर अगली ही सांस में वह चुपचाप और सहजता से अधोलोक में विलीन हो गया, मानो दो लोगों के बीच की किसी जेब में समा गया हो। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। माइकल के दिल को राहत मिली। वह उस जगह को घूरता रहा जहां स्पार्टन अभी था, प्रतीक्षा करता रहा, किसी भी अजीब अवशेष टाइमिंग अनुबंध से किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया की जांच करता रहा जो बर्खास्तगी में बाधा डाल सकती थी। कुछ नहीं, अब तक तो सब ठीक है, अब असली परीक्षा का समय है। उसने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जानी पहचानी अंधेरी रोशनी की झिलमिलाहट ऊपर की और सर्पिलाकार रूप में फैलने लगी और फर्श पर एक जादुई घेरा बन गया। स्पार्टन घेरे से बाहर निकला, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था मानो वह अभिवादन कर रहा हो। माइकल के कंधे शिथिल हो गए। स्पार्टन को अभी भी बर्खास्त किया जा सकता था और वापस बुलाया जा सकता था। उनमें अभी भी यह क्षमता थी। अब टैमिंग को लेकर माइकल को जो मुख्य संघर्ष महसूस हो रहा था, प्रभुत्व खोने का वह भयावह दर्द अब थोड़ा अधिक प्रबंधनीय लग रहा था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। ठीक है, एक आग तो बुझ गई। उसे डर था कि वश में करने से उसकी मरे हुए प्राणियों को पहले की तरह बर्खास्त करने और वापस बुलाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोखिम तो अभी भी थे, परिणाम तो अभी भी थे, लेकिन कम से कम ये वाला उतना बुरा नहीं था जितना उसे डर था। माइकल ने स्पार्टन को वापस पाताल लोक भेज दिया और अपना ध्यान अपने कंधे पर बैठे उल्लू की ओर मोड़ दिया। बुद्धि, उसका पहला पालतू जानवर। वह प्राणी आमतौर पर चुप रहता था जब तक उससे बात न की जाए, लेकिन एक बार उससे बातचीत शुरू हो जाए तो वह आश्चर्यजनक रूप से बातूनी हो सकता था। हालांकि अभी माइकल बातचीत के मूड में नहीं था। वह अभी भी ये तय कर रहा था कि उस विकृत उल्लू का क्या करे। एक बात तो तय थी कि वह विजडम को विकसित करेगा। अपनी अनूठी क्षमता फेज शिफ्ट, जो पलक झपकते ही छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन की नकल करने वाली एक गति है, के साथ विजडम पहले से ही अंतरिक्ष प्रकार के शक्तिशाली जीव बनने की राह पर आधा आगे बढ़ चुका था। और यही बात उल्लू को सबसे ज्यादा मूल्यवान बनाती थी। विकास ने केवल किसी जीव की ताकत ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उसकी सीमाओं को भी बढ़ाया, नए गुणों को उजागर किया, नए कौशलों को जन्म दिया। यदि माइकल ने सही सामग्रियों का उपयोग करके, विशेष रूप से अंतरिक्ष से संबंधित ऊर्जा से युक्त सामग्रियों का उपयोग करके विकास में हेरफेर किया, तो विजडम शायद केवल एक अंतरिक्ष प्राणी जैसा न दिखे। यह एक बन सकता है, लेकिन फिलहाल वह इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता था। उसकी पदोन्नति बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी। उसे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए जरूरी अंक जुटाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और एकाग्रता लगानी थी। विकास को अभी इंतजार करना पड़ेगा। एक बार जब वह अधिक मजबूत हो जाएगा, एक बार जब वह अपनी कुछ और योजनाओं को सुरक्षित कर लेगा, तब वह विजडम के विकास में संसाधन लगा सकता है। लेकिन फिलहाल उनके दिमाग में एक अलग ही समस्या चल रही थी। उसे इस उल्लू को कहाँ रखना चाहिए था? क्या उसे इसे हर जगह अपने कंधे पर लेकर घूमना पड़ेगा? अगर विजडम छोटा ही रहता तो शायद इतनी बुरी बात नहीं होती, लेकिन विकास के चलते उसका शरीर बड़ा हो सकता है। अगर पक्षी का आकार काफी बढ़ गया तो उसे साथ लेकर घूमना सचमुच बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भी सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई थी। माइकल को एक बात से तसल्ली मिली, वही ये कि वह जल्द ही राजधानी छोड़कर जा रहा था। अंततः वह अपने ही क्षेत्र में बस जाएगा, एक ऐसा भूभाग जो एक विशाल जंगल से सटा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद है कि रहस्य दफन ही रह सके। इसी विचार के साथ माइकल ने धीरे से विजडम को अपने कंधे से उतारा और पक्षी को अपने बिस्तर पर रख दिया। उसने फिलहाल टैमिंग कौशल का पर्याप्त परीक्षण कर लिया था। वह इसे बेहतर ढंग से समझ गया था, इसके फायदे और नुकसान। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसे उसने अभी तक आजमाया नहीं था। ये कौशल उसने विजडम से सीखा था। अब यह देखने का समय था कि यह वास्तव में क्या कर सकता है। माइकल अपने कमरे के बीचों बीच खड़ा था। यह अपेक्षाकृत खाली था, बस एक बिस्तर, एक अलमारी और एक डेस्क जो दूर की दीवार से सटा हुआ था। उसने अपने सामने लटके हुए सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली। चरण परिवर्तन, बुनियादी महारत, प्रवीणता 1.0%। क्षण भर के लिए अपने शरीर को भौतिक तल से बाहर निकाले और भौतिक बाधाओं को पार करते हुए 5 मीटर के भीतर किसी लक्ष्य स्थान पर पुनः प्रकट हो। आप अदृश्य नहीं होते, केवल आपकी स्थिति बदलती है। बेसिक मास्टरी स्तर पर रेंज सीमित होती है और कास्टिंग के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। शिफ्ट किसी दृश्यमान स्थान पर होनी चाहिए। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कमरे के दूसरी ओर एक जगह पर ध्यान केंद्रित किया जो कि डेस्क के ठीक बगल में थी। 5 मीटर है ना? वह ऐसा कर सकता है। माइकल ने गहरी सांस ली, फिर इसे सक्रिय किया। दुनिया घूम उठी, हिंसक रूप से नहीं, बल्कि जैसे हवा ही अंदर की ओर सिमट गई हो। एक पल वह कमरे के केंद्र के पास खड़ा था, अगले ही पल वह मेज के बगल में था। उसके बूट लकड़ी के फर्श पर धीरे से पड़ रहे थे। माइकल एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कारगर साबित हुआ। वह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके परिणाम बहुत व्यापक थे। उसकी मुस्कान फिर से जोर से लौट आए, उसके चेहरे पर चौड़ी फैल गई। वह अपनी मुट्ठियों को बार बार भींचता और खोलता रहा, मानो जोश से झूम रहा हो। ये तो पागलपन है। एक ऐसी क्षमता जिसने उसे भौतिक स्थान को पूरी तरह से दरकिनार करने की अनुमति दी। लेकिन जैसे जैसे उत्साह कम होने लगा, उसके शरीर ने उसे याद दिलाया कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। माइकल ने इस बार धीमी गति से सांस छोड़ी। थकान धीरे धीरे उस पर हावी हो गई थी। उसके अंगों में एक हल्की सी कमजोरी और कंधों में जकड़न महसूस हो रही थी। इससे वह पूरी तरह अपन तो नहीं हो गया, लेकिन इसका असर जरूर नजर आया। विषम। फिर उसने अपने मानव भंडार की जांच की। इसमें लगभग 5% की गिरावट आए। माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए पलकें झपकाई। कि ज्यादा फेज शिफ्ट के एक ही कास्ट के लिए उसके पास अपार मानव शक्ति थी। एक अवेकना होने के नाते और साथ ही एक उच्च कोटि के मानव होने के कारण उसकी शारीरिक और जादुई क्षमता औसत व्यक्ति से कहीं अधिक थी।
लेकिन फिर भी उसे अपनी मांसपेशियों में हल्का दर्द और कानों में हल्की झंझनाहट महसूस हुई। अगर इस कौशल से उस पर इतना दबाव पड़ता, एक सामान्य अवेकने के बारे में क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जो जादूगर वर्ग का हो और जिसकी शारीरिक क्षमता औसत हो। माइकल ने इसकी कल्पना की, एक कमजोर सा जादूगर घबराहट में फेज शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इससे उनकी जान बच सकती है। एक बार, शायद 2 बार, लेकिन अगर वे सावधान नहीं रहे तो यह उन्हें तोड़ देगा। यह तो तुरुप का पत्ता जैसा है, उसने खुद की ओर सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। यह कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके, कम से कम अभी तो नहीं। और फिर जैसे कोई पहेली का टुकड़ा अपनी जगह पर आ जाता है, वैसे ही याददाश्त वापस आ गई। चिड़ियाघर का बगीचा, बूढ़े आदमी के शब्द। विजडम घायल अवस्था में पाई गई थी। उसने बिस्तर पर आराम कर रहे उल्लू की ओर देखा, जो शांत था और जिसके पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। इसी तरह उन्होंने तुम्हें पकड़ा था, है ना? अब बात समझ में आई। विजडम ने फेज शिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इतनी अधिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा की खपत के कारण इस कौशल ने शायद उसे बहुत अधिक तनाव में डाल दिया होगा, जिससे वह कमजोर हो गया, शायद बेहोश भी हो गया। और इसी वजह से ये सब आसान हो गया। माइकल के विचार एक बार फिर कौशल के विवरण पर केंद्रित हो गए। स्थानांतरण किसी दृश्यमान स्थान पर होना चाहिए। दृश्यमान, लेकिन किसे दिखाई देगा? उसने कमरे में चारों ओर फिर से देखा। उस वाक्य को सुनकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या इसका मतलब उसकी सचमुच की आंखें थीं? उसकी इंद्रियों का क्या? तकनीकी रूप से देखा जाए तो वह अपनी वर्तमान स्थिति में बिना आंखों के भी देख सकता है, वह भी एक से अधिक तरीकों से। क्या वह किसी ऐसी जगह पर जा सकता था जिसे वह सीधे तौर पर नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी महसूस कर सकता था? वह धीरे से मुड़ा। अब उसकी पीठ अलमारी की ओर थी। चलिए पता लगाते हैं। माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और अपनी चेतना को विस्तार दिया। उसने अपनी समझ का दायरा बढ़ाया। फिर उसने फेज शिफ्ट को सक्रिय किया। दुनिया फिर से बदल गई, लेकिन इस बार हिचकिचाहट थी। माइकल को प्रतिरोध महसूस हुआ, जैसे वह किसी चीज को धकेल रहा हो। और तब बदलाव। माइकल दोबारा प्रकट हुआ। उसकी पीठ बिस्तर की ओर थी और अब वह अलमारी के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी छाती में दिल की धड़कन तेज थी और उसकी नसों में ऊर्जा की हल्की सी गूंज अभी भी महसूस हो रही थी। ये कारगर साबित हुआ। माइकल ने विस्मय और अविश्वास दोनों भावों से भरी एक गहरी सांस छोड़ी। तो ये दिखाई देता है, देखा नहीं जाता। विवरण में यही लिखा था। आवश्यकता उस स्थान को देखने की नहीं थी, आवश्यकता केवल उस स्थान के दिखाई देने की थी। इसका मतलब यह था कि अगर वह अपनी चेतना से उसे देख सकता था तो उसे उस धब्बे का दृश्यमान होना माना जाता था। अगर दृश्यता के लिए सीधी दृष्टि रेखा की आवश्यकता नहीं होती तो फेज शिफ्ट माइकल के विचार से भी अधिक बहुमुखी होता। माइकल ने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाया। हल्की झुनझुनी अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन यह एकदम सही नहीं था। उससे पहले जो प्रतिरोध महसूस हुआ था वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो झिझक। उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्या इसलिए कि मैंने देखा ही नहीं? ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी आंखों की दृष्टि अभी भी बेहतर थी। इस वजह से माइकल दीवारों के बीच से आर पार जाने की कोशिश करने में हिचकिचा रहा था। माइकल अभी यह विचार ही कर रहा था कि उसे एक और परीक्षण करना चाहिए या नहीं, तभी उसके दिमाग में एक मधुर आवाज गूंजी। भूखा। माइकल रुक गया। फिर उसने पलकें झपकाईं। क्या मुझे भूख लगी है? विजडम ने उनके मानसिक संपर्क के माध्यम से दोहराया। उसकी आवाज तेज थी, लगभग रोने जैसी, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से नाश्ता मांग रहा हो। माइकल ने मुड़कर उल्लू की ओर देखा, जो अब बिस्तर पर बैठा था और अपनी चमकदार चांदी जैसी आंखों से उसे देख रहा था। क्या आपके पास खाने के लिए कोई चमकदार चीज है? उस आवाज ने मासूम उत्सुकता से पूछा। माइकल की भौहें फड़क उठी। चमकीली चीजें। विजडम ने अपना सिर हिलाया। उसके पंजे चादर पर मुड़ गए। हाँ, वो चमकीली चीजें, पिछली बार की तरह, गर्मागर्म खाने में स्वादिष्ट, बढ़िया, कुरकुरे। माइकल के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। उसे संदेह था कि वह ठीक ठीक जानता है कि विजडम किस बात का जिक्र कर रहा है। शायद जिन पदार्थों का इसने सेवन किया था उन्हीं के सेवन से इसमें उत्परिवर्तन हुआ है। माइकल ने अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसने धीरे से बुदबुदाया, मानो खुद से ही कह रहा हो। विजडम ने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए अपना सिर झुकाया। तो फिर एक ढूंढो। माइकल ने उसे भावहीन निगाहों से देखा। उल्लू के पंख फड़फड़ाए। माइकल ने फिर से कराहते हुए कहा, महान। उसके पास एक अर्धअंतरिक्षीय पक्षी था जिसे चमकदार चीजों की लत थी, और अब उसे खिलाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बेशक ऐसा ही था। उसने विजडम की ओर देखा, जो अब भी उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। ठीक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। विजडम ने खुशी से एक हल्की सी आवाज निकाली और फिर से आराम से बैठ गया, स्पष्ट रूप से संतुष्ट दिख रहा था। विजडम के मामले में माइकल पूरी तरह से असहाय नहीं था। बेशक उसके पास चमत्कारिक वस्तुओं का कोई भंडार यूं ही पड़ा नहीं था, लेकिन उसके पास एक सिद्धांत था, और वह बुरा सिद्धांत नहीं था। माइकल को संदेह था कि जब तक कोई वस्तु खाने योग्य है और उसमें कुछ माना ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तब तक विजडम उसे ग्रहण करने में सक्षम होना चाहिए। पालतू जानवर के लिए यह एक हास्यास्पद शर्त थी, लेकिन असंभव नहीं थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि ड्यूक के लोगों को यह बात क्यों नहीं पता चली। वाह, यह तो आसान था। कौन किसी उल्लू को खिलाने के लिए किसी दुर्लभ या जादुई सामग्री को बर्बाद करेगा? केवल वही व्यक्ति जिसके पास बुद्धि से अधिक साहस हो, या शायद जिसके पास दोनों हो और अपने बटुए की खतरनाक हद तक अनदेखी करता हो। फिर भी अब जब रिश्ता बन चुका था तो उल्लू को स्वस्थ रखना उसकी जिम्मेदारी थी, और अगर ऐसा करने का एकमात्र तरीका उसे ऊर्जा से भरपूर चमकीली चीजें खिलाना था तो ठीक है, वह किसी भी तरह से इसे संभव बना लेगा।
अंततः ऑरोरा में स्थित सुपर एसोसिएशन उसकी मदद कर सकता था, और चूंकि उसे कुछ चीजों पर शोध करने के लिए वहां वापस जाने की भी आवश्यकता थी, जैसे कि पशु प्रशिक्षक अपने पालतू जानवरों को कैसे रखते थे या क्या वे ऐसा करते भी थे, इसलिए यह बिल्कुल सही रहा। हालांकि माइकल अभी वहां से नहीं जा सकता था। वह नहीं चाहता था कि जब ड्यूक का नियुक्त दूत प्रतीक चिन्ह को अंतिम रूप देने के लिए आए तब वह अनुपस्थित रहे। उस अवसर पर अनुपस्थित रहना बहुत बुरा होता। सौभाग्यवश विजडम अभी भी अपनी भूख को काबू में रखने में सक्षम लग रहा था, इसलिए माइकल को थोड़ी देर और इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बुद्धि की भावना अस्थायी रूप से शांत हो जाने और तत्काल कोई काम न होने के कारण माइकल फर्श पर बैठ गया और अपने पैर मोड़ लिए। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपनी साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। परिचित लय ने उसका स्वागत किया। शीतल ऊर्जा उसके शरीर में एक धीमी घुमावदार धारा की तरह प्रवाहित हो रही थी, लेकिन कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। प्रवाह धीमा था, पहले की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील था। उन्हें पता था कि ये दिन आएगा। वह जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था वह बुनियादी थी, लेकिन अब वह उसकी मौजूदा स्थिति और बदलती जरूरतों के हिसाब से कारगर नहीं थी। फिर भी ये कुछ न होने से बेहतर था। कुछ मिनट बीत गए, फिर 1 घंटा। उसने अपनी सांसें नियमित रखी, अपना ध्यान केंद्रित किया और आसपास की ऊर्जा को ग्रहण किया। फिर भी हर चक्र के साथ उसका विश्वास और गहरा होता गया। यह विधि पुरानी हो चुकी थी। माइकल ने एक गहरी आह भरते हुए अपनी आंखें खोली। मुझे इससे बेहतर चाहिए, उसने बुदबुदाया। उसके विचार मैजलियान की ओर मुड़ गए। बूढ़ा आदमी अब भी उसका बहुत ऋणी था। माइकल ने उसके लिए जो एहसान किया था और वह जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता था, उसके महत्व को देखते हुए लियान उसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और जिस सहजता से वह आदमी दुर्लभ ज्ञान और प्राचीन ग्रंथों को साझा करता था, उसे देखते हुए एक और साधना तकनीक मांगना कोई बड़ी बात नहीं थी। माइकल ध्यान की लय में और गहराई से डूब गया, ऊर्जा की धीमी धाराओं को अपनी नसों में घूमने दिया। यही एकमात्र चीज थी जिससे उसे निराशा में डूबने से बचाकर समय बिताने में मदद मिली। हर सांस के साथ उसके शरीर का भार थोड़ा थोड़ा कम होता गया और थकान का धुंधलापन दूर होता गया। और इसलिए माइकल ने इंतजार किया, जब तक दस्तक माइकल की आंखें अचानक खुल गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका सिर थोड़ा दरवाजे की ओर झुक गया। एक और दस्तक हुई, थोड़ी तेज। माय लॉर्ड, गलियारे से ऐसी आवाज आए, आपसे मिलने कोई आया है। माइकल एक पल के लिए ही स्थिर रहा और फिर खड़ा हो गया। वह केवल एक ही व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपने कपड़े समेटे, विजडम द्वारा उसके कंधे पर छोड़े गए एक पंख को झाड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे के दूसरी तरफ सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन कर रहा था। माइकल ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जब माइकल अपने साधारण से बैठक कक्ष में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसने एक दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सोफे पर शांति से बैठे देखा। उसे देखते ही वह व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया। उसका शरीर सुडौल और व्यवहार परिष्कृत था। उसने चांदी के धागों से सजी एक औपचारिक गहरे रंग की कमीज पहनी हुई थी, साधारण लेकिन स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता की। उसके सफेद होते बाल पीछे की ओर कंघी से संवारे हुए थे। उस व्यक्ति ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। विस्काउंट माइक, उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे परम पूज्य ने आपके घर के प्रतीक चिन्ह के डिजाइन में सहायता करने के लिए भेजा है। माइकल ने उसे कुछ देर तक गौर से देखा। उस व्यक्ति के शब्द सम्मानजनक थे, लेकिन चापलूसी भरे नहीं थे। उसका व्यवहार ऐसा था मानो वह कुलीन लोगों से व्यवहार करने का आदी हो, लेकिन अत्यधिक झुकने वाला नहीं, एक पेशेवर। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आप उठ सकते हैं। मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? लुसियन, मेरे स्वामी, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। माइकल कमरे में और आगे बढ़ा और लुसियन को बैठने का इशारा करते हुए खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, उन्होंने सरल शब्दों में कहा। समय पहले ही बहुत तेजी से बीत रहा है। ल्यूसियन ने सिर हिलाया और एक पतली काली चमड़े की फाइल निकाली और उसे बड़ी सहजता से खोला। अंदर रेखाचित्र, नमूना चिन्ह और एक खाली प्रतीक चिन्ह की रूपरेखा थी जिसे भरना बाकी था। क्या आपके मन में कोई विषय है, महाराज? लुसियन ने उनके बीच मेज पर सामग्री रखते हुए पूछा। प्रतीक आपके आदर्शों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। कुछ लोग जानवरों को पसंद करते हैं, कुछ हथियार या प्रकृति के तत्व, और कुछ बिल्कुल अनोखा। माइकल की निगाह खाली चर्मपत्र पर टिक गई। उसके विचार कहीं खो गए और उसकी उंगलियां धीरे धीरे आर्मरेस्ट पर थपथपाने लगी। घर का प्रतीक चिन्ह, यह अजीब सा, लगभग अवास्तविक सा लग रहा था। 2 महीने पहले उसके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई इलाका नहीं था। उसे किसी ऐसे प्रतीक चिन्ह की जरूरत नहीं थी जो द्वारों के ऊपर फहराया जाए या कवच पर उकेरा जाए। और अब वह यहाँ था। उससे पूछा जा रहा था कि कौन सा प्रतीक चिन्ह न केवल उसका बल्कि उसके नाम से जुड़ी हर चीज का प्रतिनिधित्व करेगा। ल्यूसियन धैर्यपूर्वक बिना हिले डुले इंतजार करता रहा। उस पर कोई दबाव नहीं था, बस शांत उम्मीद थी। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक जानवर, हथियार, ये कुछ हद तक आकर्षक था, लेकिन तलवारें और भाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा चुके थे। एक खोपड़ी, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा ही स्पष्ट है। इससे सवाल उठ सकते हैं। मृत्यु पर उसकी शक्ति को फिलहाल कम ही दिखाना बेहतर होगा। फिर भी वह इस विचार को मन से नहीं निकाल पा रहा था कि वास्तव में उसकी पहचान किस चीज से होती है। ल्यूसियन ने उसे कुछ देर और देखा, फिर विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? माइकल ने उसे जारी रखने का इशारा किया। कई लोग प्रतीक चिन्ह चुनते समय असमंजस में पड़ जाते हैं, लुसियन ने शांत और संयमित स्वर में कहना शुरू किया। यह कोई असामान्य बात नहीं है। प्रतीक चिन्ह मात्र सजावट से कहीं अधिक है। वह थोड़ा आगे की ओर झुका और अपने हाथों को फोल्डर के ऊपर मोड़ लिया। कुछ लोग जानवरों को चुनते हैं, ऐसे राजसी प्राणी जिनकी वे प्रशंसा करते हैं, या ऐसे प्राणी जो उनके स्वभाव को दर्शाते हैं।
साहस के लिए शेर, बुद्धिमत्ता के लिए उल्लू, चालाकी के लिए सर्प। अन्य लोग हथियारों को चुनते हैं, ताकत का प्रतीक तलवार या सटीकता और धैर्य का प्रतीक धनुष। ल्यूसियन की निगाहें एक पल के लिए ऊपर उठी और माइकल की निगाहों से मिली। कुछ लोग तो अमूर्त डिजाइन भी चुनते हैं, आस्था से जुड़े प्रतीक, पुरानी कहानियों से जुड़े प्रतीक या व्यक्तिगत स्मृतियों से जुड़े प्रतीक। और कुछ लोग बस वही चुनते हैं जो उन्हें आकर्षित करता है, जो उन्हें सही लगता है। वो कुछ देर रुका, चुप्पी छाने दी और फिर पूछा, क्या इनमें से कोई बात आपको छूती है मेरे स्वामी? जब आप अपने भविष्य की कल्पना करते हैं तो आपके मन में कौन सी छवि उभरती है? कोई जानवर, कोई तलवार, कोई ज्वाला, या शायद कुछ और व्यक्तिगत? माइकल चुप रहा, उसका दिमाग कई विचारों में उलझा हुआ था। एक दरिंदा, उसके पास ऐसे दरिंदों की बढ़ती हुई सेना थी। स्पार्टन, विजडम, बाकी एक हथियार, उसके पास एक भला था, या शायद दोनों। ल्यूसियन ने अपनी बात जारी रखी, उनकी आवाज अभी भी कोमल थी। यह अंतिम निर्णय होना जरूरी नहीं है। प्रतीक भी लोगों की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन किसी ऐसी चीज से शुरुआत करना जो आपके दिल को छू जाए, अक्सर सबसे सशक्त निर्णय लेने की ओर ले जाता है। माइकल की निगाहें एक बार फिर खाली चर्मपत्र पर टिक गईं, एक ऐसा प्रतीक जो उनकी पहचान बन गया। और बस इसी तरह एक विचार आकार लेने लगा, कुछ मौलिक, कुछ बहुआयामी, सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि नियंत्रण भी। कोई ऐसी चीज जो फुसफुसाकर बताती हो कि वह क्या है, चिल्लाकर नहीं। उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी निगाहें एक बार फिर ल्यूसियन की आंखों से मिलीं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है, मुझे इसका मोटा मोटा अंदाजा है। ल्यूसियन ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए इसे आकार देते हैं मेरे स्वामी। माइकल आगे झुका, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। एक कड़ाही, उसने कहा। ल्यूसियन ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर सिर हिलाया और तुरंत एक नया चर्मपत्र उठा लिया। एक शानदार केंद्र बिंदु, उसने तटस्थ भाव से कहा। कड़ाही का उपयोग अक्सर परिवर्तन, रसायन शास्त्र, छिपी हुई क्षमता आदि के प्रतीक के रूप में किया जाता है। उद्धरण चिन्ह। माइकल ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। वह कड़ाही सार्वजनिक महत्व की नहीं थी। असल में ऐसा नहीं था। दूसरों के लिए यह रहस्यवाद या रूपांतरण का प्रतीक हो सकती थी, लेकिन उनके लिए यह उस प्रतिभा के प्रति एक मौन संकेत था जिसने उनके जीवन को आकार दिया था। यही उसकी सारी शक्ति का स्रोत था। मेरे स्वामी, ल्यूसियन ने रेखा चित्र बनाते हुए कहा, विषय को समर्थन देने के लिए कोई अतिरिक्त तत्व, आसपास के रूपांकन। माइकल की निगाहें खिड़की की ओर गईं, क्षण भर के लिए उसके विचार कहीं और चले गए। फिर धीरे से उसने कहा, दो भिड़िए, एक एक दोनों तरफ। ल्यूसियन ने दोबारा ऊपर देखा, लेकिन यह नहीं पूछा कि क्यों। माइकल ने इसकी सराहना की। अधिकांश लोगों के लिए भिड़िए वफादारी, शिकार करने की क्षमता और झुंड के पदानुक्रम के प्रतीक होते हैं, लेकिन माइकल के लिए उनका अर्थ कहीं अधिक विशिष्ट था। लकी और प्रिंस, उसके पहले दो मरे हुए लोग, शुरू से ही उनके साथी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अंतिम प्रतीक चिन्ह कैसा रूप लेगा, चाहे वह दूसरों को कुलीनता, क्रूरता या यहाँ तक कि जंगल का प्रतीक लगे। इसका अर्थ केवल उसके लिए था। मैं एक संतुलित डिजाइन बनाऊंगा, ल्यूसियन ने कहा और तेजी से स्थिर स्ट्रोक से रेखाचित्र बनाने लगा। भेड़िए खड़े हो सकते हैं या कड़ाही के दोनों ओर बैठे हो सकते हैं। क्या आप उन्हें सम्मिलित रूप में पसंद करेंगे, बाहर की ओर या अंदर की ओर मुख किए हुए? कुछ देर रुकने के बाद माइकल ने कहा, अंदरूनी तौर पर, लेकिन उनका एक जैसा होना जरूरी नहीं है। ल्यूसियन ने सहमति में सिर हिलाया। समझ गया। एक जैसी मुद्रा द्वैत का संकेत देती है, जबकि उनके हाव भाव में भिन्नता व्यक्तित्व को दर्शाती है, व्यक्तिगत महत्व को। बिल्कुल। लकी और प्रिंस दोनों भेड़िए थे, दोनों ही अमर प्राणी थे, लेकिन वे एक जैसे नहीं थे। ल्यूसियन ने आगे कोई सवाल नहीं किया। काम करते समय उसके हाथ बड़ी सहजता से चल रहे थे। माइकल रेखाओं को आकार लेते हुए देख रहा था, पहले कड़ाही का गोल आधार, फिर उसके किनारे का ऊपर उठता हुआ वक्र। लपटे किनारों को छू रही थी, हल्की लेकिन मौजूद। कुछ ही देर बाद भेड़िए भी दिखाई देने लगे, एक पतला और नीचे झुका हुआ, दूसरा चौड़ा और सीधा, मानो गुर्रा रहा हो। कुछ मिनट एकाग्रतापूर्ण मौन में बीत गए। जब ल्यूसियन ने आखिरकार कागज को उसकी ओर पलटा तो माइकल ने उसे स्थिर निगाहों से देखा। यह अभी पूरा नहीं हुआ था, यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह सही लगा। ल्यूसियन थोड़ा पीछे झुक गया। मैं रेखाओं को परिष्कृत करना शुरू करूंगा, गहराई और बारीकियां जोड़ूंगा। अंतिम संस्करण तैयार हो जाने पर मैं मसौदे उत्कीर्णकों को भेज दूंगा। यह प्रतीक शाही रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और आपकी मुहर, बैनर और सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर दिखाई देगा। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। अच्छा, अगर इससे पहले आपके मन में कोई भी बदलाव या संशोधन का विचार आए तो बस हमें बता दीजिएगा। आखिर यह आपका ही लोगो है। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। फिर अंत में उन्होंने कहा, यह ठीक रहेगा। ल्यूसियन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए सामान समेटना शुरू कर दिया। आपके अपने क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले मैं पहला पूरा रेंडर तैयार कर दूंगा। आपको झंडों और व्यक्तिगत चिन्ह के साथ एक नक्काशीदार मुहर भी मिलेगी। माइकल खड़ा हो गया, जिससे ये संकेत मिला कि बैठक समाप्त हो गई है। जैसे ही ल्यूसियन ने झुककर अभिवादन किया और जाने के लिए मुड़ा, माइकल उस रेखाचित्र के बारे में और सोचने लगा। उन्हें नहीं पता था कि दूसरे लोग उस प्रतीक को देखकर क्या समझेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसका मतलब सिर्फ उसी के लिए मायने रखना जरूरी था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, जैसे मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।